मैथ सीखने का सिलसिला जारी था और आज क्लास नंबर 15 लेकर हाजिर हूं मैं। और यूं मानिए कि आज से हम मैथमेटिक्स को प्रॉपर तरीके से सीखना चालू करेंगे। अब से पहले के जो 14 पार्ट थे, यानी कि 1 से लगाकर 14 तक के जो अलग अलग लेक्चर आपने अटेंड किए, वो सिर्फ मैथ से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश मैं आपको कर रहा था। अब जो क्लासें आएंगी वो रेगुलरली आप लें और आने वाली 10-12 क्लासों को और आप रेगुलर लें। उसके बाद आप अपने टॉपिक के हिसाब से चूज कर लें। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। टाइम हो तो सारी चीजों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गणित है वो एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई रहती है। तो जरूरी ये नहीं है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन्हीं से ही कोई स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा जाएगा। कुछ मॉडरेट सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो इस टॉपिक का आपका सिलेबस में नाम है, लेकिन कोई दूसरे टॉपिक से जुड़ाव करके आपके सामने उस प्रश्न को रख दिया जाए। तो उसके लिए हम आज से बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में संख्याओं को जानेंगे, संख्याओं को पहचानना जानेंगे। संख्याओं के अलग अलग नाम पढ़ते हैं आप। कोई परिमेय संख्या कहता है, कोई अपरिमेय कहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए, चाहे से रीट, सीटेट या अन्य कई भी एग्जाम आप देखते हैं। और उन एग्जाम में जैसे आप रेलवे की एग्जाम को स्पेशली देखें तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पिछले वाली ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत सारे संख्याओं को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन आए। कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्या और भिन्न संख्याओं का तो बहुत सारा काम रहता है मैथमेटिक्स में, उन्हें तो हम अलग से सीखने वाले हैं। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैं केवल उनकी थ्योरी बताऊंगा और जो पार्ट सेकंड इसका आएगा उसके क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा। दोनों पार्टों को आप क्रम से देखें, एक ही दिन में देखें दोनों पार्टों को, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। और पीडीएफ से उसकी प्रैक्टिस भी सेम डे ही लगाएं और सिर्फ ध्यान से आप सुनते रहें। चलिए बात करते हैं संख्या और संख्याओं की पहचान से रिलेटेड। तो सबसे पहले इन चीजों को हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लें इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो समिश्र संख्या होती हैं, इसे कह सकते हैं समिश्र संख्या। समिश्र संख्या कह सकते हैं कि जो समिश्र संख्याएं होती हैं, सारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो मूलतः 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं सिर्फ देख लीजिए, हम अलग अलग पढ़ेंगे इसे। कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, समिश्र संख्याएं, वो मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं आगे हम जानेंगे। सिर्फ ये जान लीजिए कि मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं संख्याओं के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं ही हमारे काम में आती हैं और वो भी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार की होती हैं जो वास्तविक संख्या होती हैं। कोई कहे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार की, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय भी अब 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो होता है पूर्णांक संख्या, यानी पूरी वैल्यू, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, पूरी वैल्यू पूर्णांक संख्या होती है कुछ परिमेय संख्या। और बाकी जो होती हैं दशमलव के ऊपर जो दशमलव भिन्न संख्याएं होती हैं, 2/3, 2.5, 3.1, ये सारी चीजें। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। फिर जो पूर्णांक होते हैं पूरे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक -1, -2 ये होते हैं। आगे सीखेंगे इनको, मैं सिर्फ इसकी शुरू की भूमिका बता रहा हूं जिससे कि आप इससे कनेक्ट हो पाए। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक प्लस वाले होते हैं, उन्हें पूर्ण संख्या भी कहते हैं आप, या उसे प्राकृत संख्या कह सकते हैं आप। कि प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं सारे प्लस वाले होते हैं। आगे कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभाज्य या रूढ़ संख्या। फिर प्राकृत संख्याओं में कुछ भाज्य संख्या होती हैं, कुछ अभाज्य संख्या होती हैं, कुछ सम संख्या, कुछ विषम संख्या। तो इस प्रकार से पूरी संख्याओं को जानेंगे आज और देखेंगे कि वो 1 by 1 क्या होती हैं।
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संख्याओं की समझ आप में जरूर होनी चाहिए। तो आज ये जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लेक्चर आने वाले हैं, दोनों लेक्चर्स को आप बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 1-1.5 घंटा इनमें लगेगा, लेकिन आप मैथ्स को थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे इन चीजों को यदि एक आध बार सही से सुन लेंगे तो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सही मिश्र संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल नंबर वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? तो देखिए, जो काल्पनिक संख्या होती है वो एक छोटा सा ही दायरा होता है, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कल्पना की गई, कहीं भी आपके अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, उसमें ऋणात्मक संख्या का लिखा जाना ही क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे मान लो एक नंबर होता है माइनस का रूट के अंदर 4 और एक होता है रूट के अंदर प्लस का 4। इसका मतलब समझते हैं कि आप यहां से 2 निकाल सकते हैं, लेकिन यहां माइनस के टुकड़े क्या इससे बाहर निकालते हैं तो आपको पता है कि 2 गुणा 2 प्लस का 2 गुणा प्लस का 2 का टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा इससे बाहर आ जाता है। लेकिन माइनस में आप ऐसे कोई 2 समान टुकड़े नहीं कर सकते जिनको गुणा करने से तो -4 आए और बाहर निकालने से 1 आ जाए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 2 तो 4 बनता है प्लस का, तो ऐसे टुकड़ा करके इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो आप कहेंगे सर फिर क्या कर सकते हैं यहां पर इस केस में? तो आप इस केस में ये लिख सकते हैं कि इस -4 को -1 को अलग कर दीजिए और 4 को अलग कर दीजिए, 2 टुकड़ों में इसे तोड़ लेते और इस 4 का जो रूट निकलता वो तो 2 निकल जाता और ये माइनस वाली संख्या कभी भी बाहर नहीं आ सकती वर्गमूल से। तो इन्हीं संख्याओं को आप क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि एक सिर्फ कल्पना करी गई। जैसा आप कोई इमेजिन करते हैं कोई भी अमेरिका जाने का, या किसी फिल्मी अभिनेता या अभिनेत्री को आप इमेजिन करते हैं, उसी प्रकार से ये सिर्फ गणित में इमेजिन करे गए, इनको सिर्फ कल्पना मात्र में माना गया कि ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई नंबर चला जाए तो फिर क्या होगा। तो इन सभी वालों को क्या कहा जाता है? आयोटा नंबर कहा जाता है, आई। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं बस उनके बारे में इतना सा ध्यान रखें कि वर्गमूल के अंदर जो नेगेटिव नंबर होता है, घनमूल में नहीं, ये 3 वाला होता है उसमें नहीं, ऐसे 3 लगा हुआ हो माइनस, ये वाला नहीं, ये तो वास्तविक संख्या है, ये तो इसके बाहर आ सकता है, ऐसी चीजों में तो ये बाहर आ सकता है, तो ये वाली चीज नहीं। वर्गमूल में यानी कि सम वाला, जैसे 4 करनी हो, 2 करनी हो, 6 करनी हो, सम संख्या वाली करनी की बात कर रहा हूं। पता नहीं है ये क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक मिटा लेते हैं। तो सीधी सी बात ये है, अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि आपसे कोई ये कह रहा हो कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप आज के बाद ये कहेंगे कि जो भी वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। उसे आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक स्मॉल आई उसके ऊपर डॉट, इसे आयोटा कहते हैं। आयोटा का मान क्या है? तो -1 होता है रूट में -1 को आयोटा कहते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4 आयोटा, 4 आयोटा का मतलब है 4 मल्टीप्लाई -1 रूट के अंदर, इसका मतलब ये होता है। तो यहां मैंने लिख दिया है जितनी जरूरी चीजें हैं, बस छोटी मोटी चीजें इतनी ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको आनी नहीं चाहिए, सिलेबस में नहीं होता है, सिर्फ आयोटा की जानकारी होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई आपसे ये कह रहा हो कि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ये भी एक कल्पना ही है कि किसी संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो माइनस में वैल्यू नहीं बच सकती, स्क्वायर करने पर माइनस कभी भी नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी आयोटा स्क्वायर का मान पूछे तो आप उसे उत्तर बताएंगे कि सर -1 होता है। चलिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, बाकी जिन्होंने आपको जोड़ बाकी गुणा भाग में आपने जितनी भी संख्याओं को यूज लिया है आज तक, बहुत सारी संख्या, क्योंकि ये तो आपके 10th तक काम ही नहीं आई होंगी, तो जितनी भी 10वीं क्लास तक काम आई है, चाहे से वो 1 लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो,
चाहे √2 लिखा हो, चाहे √4 लिखा हो, चाहे 3/2 लिखा हो, चाहे पॉइंट दशमलव में लिखा हो, कैसे भी लिखा हुआ हो, ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो सारे अपने काम आते हैं, वर्गमूल वाले, घनमूल वाले, बटे वाले, पॉइंट वाले, पूर्णांक सारे, प्राकृत, सम संख्या, विषम संख्या सारी वास्तविक होती हैं। तो वास्तविक के अंदर सभी आती हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक कहलाती हैं। अब परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं उसे सीखते हैं थोड़ा सा। परिमेय नंबर की बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट नंबर है ये, चाहे से आप सीटेट, रीट वगैरह या रेलवे एग्जाम में जा रहे हो या अन्य कहीं भी। देखिए, कोई एग्जाम स्पेशल की बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के लिए मैथ सीखना चाहते हैं तो वहां नंबर्स को आपको आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। नंबर्स की पहचान आपको अवश्य रूप से आनी चाहिए, क्योंकि नंबर की पहचान आपको नहीं आएगी तो आप फिर गणित में थोड़े कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज छोड़ देंगे, वो ब्लॉकेज आपको परेशान करते रहेंगे। चलिए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 9th 10th में भी खूब पढ़ते थे इनको। चलिए, आप थोड़े से वाकिफ भी हैं इनसे। रैशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P/Q यानी आप बटा बना सको, सिंपल सी बात है, जिस संख्या का बटा बना सको उसे आप परिमेय कह सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा, जो बटे में लिखी जा सके उन्हें परिमेय कह सकते हैं। बस आपको Q ≠ 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं हो जाए, क्योंकि 0 नीचे हो जाए, मान लो 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, पता नहीं कर सकते कि क्या आएगा। तो नीचे 0 होता है उसे तो अपरिभाषित कहते हैं, उसकी तो कोई परिभाषा ही तय नहीं है अभी। लेकिन बाकी सभी जो नंबर हैं जो P/Q में दर्शाए जा सकते हैं, ऊपर 0 चलेगा, क्योंकि ऊपर 0 होता है तो इसका मतलब तो 0 होता है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, 0/1 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q में व्यक्त है। P का मान कुछ भी चलेगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं चलेगा, बाकी सभी चलेगा। चलिए, तो छोटी सी बात हो गई, P/Q में व्यक्त किया जाने वाला नंबर क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। हमेशा इसका ध्यान रखें, सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी तरह की प्राकृत संख्या, कुछ लिखा, एक लिखा, कोई कहे ये परिमेय है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये P/Q है, बटे में 1 होता है सभी नंबर्स के, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो परिमेय संख्या है, यानी P/Q में लिखा जा सकता है। 0 है वो भी परिमेय है, P/Q में लिखा जा सकता है। बटे में 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर चाहे से हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहे 5 तो आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय है, जो पूरा पूरा है, जो पूरा पूरा है। ऐसे नहीं है कि √5 आ गया तो उसे कह देंगे, नहीं, पूरा पूरा होना चाहिए। पूर्णांक नंबर कैसा भी, तो ये परिमेय है। 2/3 कहीं पे लिखा हुआ है, परिमेय है। 22/7 लिखा हुआ है, वो परिमेय है। ये पाई नहीं होती है, ध्यान दें, आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा। 22/7 होती है, वो पाई का मान नहीं होता है, लगभग पाई के सिमिलर होता है, 3.14 के सिमिलर ये होता है। तो जितनी भी भिन्न हैं, शांत दशमलव संख्या है, वो सभी क्या हैं? परिमेय है। शांत दशमलव कैसे? अब कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है और परीक्षा में सवाल भी यहीं से बनता है। क्या बनता है, ध्यान दे थोड़ा सा। एक नंबर है 0.5, अब मैं कहूं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे सर ये 5/10 बनता है। तो ये P और Q का मान आप अच्छे से देख पा रहे हैं, P और Q का निश्चित मान बन रहा हो तो आप उसे परिमेय कह सकते हैं। ये P/Q है, निश्चित ये P/Q है। 5/10 या 1/2 लिख दीजिए। कोई भी दशमलव संख्या जिसका दशमलव हटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दशमलव संख्या जिसका दशमलव हटाया जा सकता है वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। तो परिमेय संख्या यहां से कह सकते हैं कि इनका दशमलव हट सकता है। कई बार रिपीट होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ऐसे नंबर होते हैं 3 3 3 3 जो चलते ही रहते हैं, जिन्हें आप बार के थ्रू देखते हैं। दशमलव में मैं बताऊंगा इन सभी चीजों को, दशमलव को जब पढ़ रहे होंगे 2-4 क्लासों के बाद में। तो 3 के ऊपर बार, इसे का भी दशमलव हटता है, 3/9 होता है, 9 से दशमलव हटता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं।
सभी शांत दशमलव जिनके दशमलव के आगे अंक रुक जाते हैं वो सारी ही परिमेय होती हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं जो कि जिनमें रिपीट अंक का पता रहता है कि रिपीट क्या चल रहा है, रिपीट का निश्चित पता होता है, वो परिमेय होती हैं। रिपीट का पता नहीं होता है वो अपरिमेय होती हैं। कई बार ऐसे नंबर होते हैं 100 100 1, तो यहां पर पता नहीं है कि रिपीट एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो यहां आपको एक्चुअल में पता नहीं है, वो डंडा नहीं कह सकते, बार जैसे इसमें 3 के ऊपर बार लगाया, तो ये वाली अपरिमेय है। जिसका दशमलव आप नहीं हटा सकते वो अपरिमेय है। सीधी सी बात ये ध्यान रखें, जिन जिन संख्याओं का दशमलव हट सकता है तो वो P/Q अवश्य रूप से बनेगी, और जो नॉर्मल नंबर हैं 5 6 सम विषम प्राकृत वराकृत जो भी नंबर हैं वो सारे परिमेय नंबर्स के तहत गिने जाएंगे। अब अपरिमेय नंबर क्या होंगे उन्हें देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनको P/Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है, समझ ही चुके हैं। और इनमें ये 2-3 आंकड़े ध्यान रखें। पाई कहीं भी आ जाए, पाई का मान, कुछ लोगों को पाई दिखते ही फीलिंग आती है 22/7, ये केवल इसके सिमिलर वैल्यू है और व्रत वगैरह गोले वगैरह में काम लेते हैं। बाकी कहीं भी पाई का मान 22/7 नहीं होता है। इन दोनों की जो लगभग वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो ये सिमिलर होने के कारण इनको लगभग बराबर हैं, बाकी ये एक्चुअल में बराबर नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसके दशमलव के बाद 5-10 लाख अंकों तक इसके मान निकाले गए हैं, वो एक अलग कहानी है, वहां तक जाना नहीं है आपको। और 22/7 एक अलग कहानी है। 22/7 एक रैशनल नंबर है, ये परिमेय है। और पाई का ध्यान रखना, पाई अपरिमेय है। पाई का कोई भी दशमलव प्रसार ऐसा नहीं आएगा जिसपे रिपीट अंक आए। दशमलव ऐसा बनेगा नहीं पाई में जिसका दशमलव हटाया जा सके। 22/7 का तो हटने वाला बनेगा, 22/7 जो दिख ही रहा है, P/Q में जो दिख रहा है वो तो परिमेय है ही। तो आप ध्यान दें, पाई है वो अपरिमेय है, ये ध्यान दे लें, पाई को अपरिमेय कहते हैं। ये ई होता है लघुगणक का आधार इलेक्ट्रॉनिक, तो यहां से ई को भी, ई कहीं पे हो ऑप्शन में तो भी आप कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इनको पहचानने के ही आपसे पूछे जाते हैं। फिर √2 ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, जैसे मान लो √4 हो, √4 का वर्गमूल निकलता है 2, जिनका वर्गमूल निकलता है वो तो परिमेय है, जिनका वर्गमूल निकलता है परिमेय है, यानी ये 2/1 बनेगा, ये तो परिमेय है, P/Q बनेगा। लेकिन √2 को आप नहीं कह सकते √2/1, तो ऊपर का पता नहीं है कि √2 एक्चुअल में होता क्या है। इसका लगभग 1.41 मान होता है, लेकिन लगभग होता है, एक्चुअल हमें पता नहीं कि P/ इसका क्या बनेगा। तो जिनका P/Q का पता नहीं है उसे आप अपरिमेय की श्रेणी में रखेंगे। तो जितनी भी संख्याओं का पूरा वर्ग नहीं निकलता है, पूरा वर्गमूल घनमूल जो भी नहीं निकलता है, वो सारी इस अपरिमेय की श्रेणी में आएंगी। और यहां ऐसे नंबर जिनका दशमलव का रिपीटेशन आप नहीं देख पा रहे हो कि उसमें रिपीट क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, उसमें तो पता है शांत दशमलव संख्या तो परिमेय है। और जिनमें आपको रिपीट अंक दिख रहा है वो बार खींचने वाले वो भी परिमेय हैं। लेकिन ऐसे नंबर जिनमें दशमलव के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि क्या चीज रिवाइज हो रही है, उसे आप कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या P/Q में लिखे जाने वाले को परिमेय कहते हैं, और P/Q में जो नहीं लिखी जाती हैं उसे अपरिमेय कहते हैं। कुछ स्टार पॉइंट्स पे नजर डालते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसे, जिससे कि आप थोड़ा सा और ध्यान से देख पाएं उसे। चलिए आप थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। स्टार पॉइंट में कहा गया है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय है। 22/7 को हमेशा आप परिमेय में काउंट करेंगे और पाई को हमेशा अपरिमेय में काउंट करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें। हम 22/7 को पाई का एक सन्निकट मान मानते हैं, आसपास वाला मान मानते हैं,
जबकि पाई 22/7 के इक्वल नहीं होती है। 22/7 का मतलब होता है 3.14285714285714, यानी कि रिपीट चल रहा है। देखिए यहां तक, देखिए आपके पास में 57 तक रिपीट चल रहा है, 57 तक रिपीट चल रहा है। जो रिपीट चलने लग जाते हैं, जिनका हमें पता चलने लग जाता है कि दशमलव के बाद क्या आके रिपीट हो रहा है, वो सारे परिमेय होते हैं। तो पाई एक परिमेय संख्या है, 22/7 है, वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई है वो अपरिमेय है। पाई में कहीं कोई पता नहीं चल रहा। ये पाई का मान आपको दिख ही रहा होगा, जरूरत नहीं है वैसे, 1-2 अंकों तक ध्यान रखें, 3.14159 ऐसे याद रख सकते हैं। यहां तक 1-2 बार रीट वगैरह के अंदर पाई का मान दिया गया था, कहा गया था कि पॉइंट के बाद में कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वहां पर उसने मान को दिया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी। देख सकते थे इसमें एक ज्यादा है कि क्या ज्यादा है, आप स्वयं ही गिन के देख सकते हैं, या आप आरटेट रीट की तैयारी कर रहे होंगे तो खुद को ही पता होगा कि कैसे क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। और बाकी सभी एग्जाम्स में यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहे हैं। थोड़ी सी स्पेशल बात नीचे है, ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं डबल स्टार और ट्रिपल स्टार, यहां देखना, यदि R एक परिमेय संख्या है और S एक अपरिमेय है। अब आप कहेंगे सर ये 2 है वो परिमेय है, ये 2 परिमेय है, लेकिन √3 जो ऐसी संख्या जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता वो अपरिमेय होती है। ये परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपसे कहूं कि ये दोनों कहीं पे एक साथ आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है ये प्लस के साथ आ जाएं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्लस के साथ में आ जाए, हो सकता है ये माइनस के साथ आ जाए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर आ जाए। तो जब ये घटेंगी, यदि इनका अंतर आपको दिया गया हो तो आप ये कह सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय जो प्राप्त संख्या होगी वो P/Q में प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इसका P/Q नहीं बनेगा तो जुड़ने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ये निश्चित होके कह दें कि जब भी किसी ऑप्शन में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स में आ जाएं, परिमेय और अपरिमेय जुड़कर या घटकर आ जाएं, तो आप ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो बनने वाला संख्या, जो पूरी संख्या को पुकारेंगे वो अपरिमेय पुकारेंगे। तो इसे समझ गए होंगे। R और S और R-S, यानी R परिमेय संख्या है और S अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने से और परिमेय और अपरिमेय को घटाने से हमेशा अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी, और गुणा करने से और भाग देने से भी अपरिमेय ही प्राप्त होगी। और R≠0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। R का मान 0 कभी भी नहीं हो जाए, तो R का मान 0 भाग और गुणा में नहीं रहे, बाकी में तो हो सकता है, इसका ध्यान रखें। तो जब भी परिमेय संख्या, मान लो ये 5 परिमेय है और अपरिमेय संख्या है पाई, 5/पाई किसी ने दिखाया तो आप कहेंगे ये पक्का अपरिमेय है, पूरी संख्या को अपरिमेय बोलेंगे, यानी इससे जो रिजल्ट बनेगा वो अपरिमेय का बनेगा। यानी सीधी सी बात ये है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में कभी जुड़ती हुई पाई जाए तो आप कह देंगे कि जो फाइनली रिजल्ट बनेगा वो अपरिमेय बनेगा, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटती हुई पाई जाए, गुणा होती हुई पाई जाए या भाग के साथ पाई जाए, तो भी आप निश्चित होकर यह कह सकते हैं कि मिलने वाला रिजल्ट होगा वो अपरिमेय होगा। कुछ सवाल के साथ आगे भी चर्चा उस पर करेंगे। चलिए और देखते हैं, आप पूर्णांकों पे आते हैं। परिमेय का ही एक हिस्सा है, परिमेय संख्याओं को ही पूर्णांक और दशमलव संख्याओं में बांटा जाता है। दशमलव संख्याओं को हम आगे अलग से पढ़ेंगे, भिन्नों को और दशमलव को तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। उसके तो बहुत सारे सवाल छोटे छोटे मैथ्स को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, उनको तो हम अलग से देखेंगे ही देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। आप एक संख्या रेखा को जानते होंगे, उसके बीच में 0 होता है, मैंने खुद ने भी दिखाया है आपको जोड़ बाकी वाली वीडियो में। इसके दाईं तरफ प्लस वाले नंबर होते हैं प्लस अनंत तक, और इधर होते हैं माइनस वाले नंबर माइनस अनंत तक। ये वाला ये नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, इस पर बीच में 0 होता है। ये जो पूरे पूरे होते हैं इन्हें कहते हैं पूर्णांक।
ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। पूरे नंबर यानी कि 1, 2, 5, 10 जैसे पेपर के पूर्णांक होते थे वो पॉइंटों में नहीं होते थे। या तो 100 अंकों का पेपर होता था, 50 का होता था, 10 का, 5 का, 7 का, जितने का भी होता था वो कभी पॉइंटों में नहीं होता था। तो पूर्णांक कभी भी पॉइंटों में नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक पूरा पॉइंट होगा उसे पूर्णांक कहेंगे। 2 को ही पूर्णांक कहेंगे या 3 को ही कहेंगे या माइनस वालों को कहेंगे, लेकिन इनके बीच की किसी चीज को नहीं कहेंगे कि 2.5 को कह दें, 2.1 को कह दें, वो पॉइंट है, वो दशमलव भिन्न संख्याओं में कंसीडर होंगे। तो पूर्णांक का मतलब समझ गए होंगे, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे 0, 2, 5 जो भी है, -1, 998, -1244 आदि, ये पूर्णांक नहीं है। 1.5, 2/5, √2 ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक समझ गए होंगे, पूरे पूरे को पूर्णांक कहते हैं। अब वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव, और एक होते हैं नेगेटिव। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं? जो प्लस वाले होते हैं उसे धन पूर्णांक कहते हैं, जैसा देख ही रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो पूरे पूरे नंबर जितने तक भी गिनतियां चलती हैं उन सभी को धन पूर्णांक कहते हैं। प्लस वालों को धन पूर्णांक कहते हैं, सीधी सी बात है, पॉजिटिव नंबर्स को। और नेगेटिव नंबर्स को यानी माइनस का 1 लिखा हुआ है तो वो ऋण पूर्णांक है। लेकिन 0 को आप ध्यान रखें, ये परीक्षाओं में भी आया हुआ है, 0 ना तो धन पूर्णांक है, 0 ना तो प्लस का होकर कुछ कर सकता, ना माइनस का कुछ प्रभाव दिखाता। तो 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही वो ऋण पूर्णांक है। तो 0 के बारे में ध्यान रखें कि 0 है वो ना तो धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक। तो समझ गए होंगे पूर्णांक किसे कहते हैं? पूरी पूरी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, प्लस के और माइनस के। प्लस वाले जो +1, +2, +3 जो प्लस के 1, 2, 3, 4 जो गिनतियां होती हैं प्लस वाली वो धन पूर्णांक कहलाती हैं, और माइनस लगा दें उनके तो ऋण पूर्णांक कहलाने लग जाती हैं। 0 जो है वो पूर्णांक तो है, ध्यान देना, 0 एक पूर्णांक है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है ना ही ऋण पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। पूर्णांक तो है 0 को पूर्णांक तो कहेंगे लेकिन धन या ऋण में उसे काउंट नहीं करेंगे, उदासीन पूर्णांक है। चलिए बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बहुत बार ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है मैथमेटिक्स में। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? आप स्कूल में जाते हो, गिनतियां आपको सिखाई जाती हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि जो पूरे पूरे नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। 0 नहीं, 0 को प्राकृत नहीं कहते हैं, ध्यान दें, 0 को प्राकृत नहीं कहते हैं। 0 पूर्णांक है, प्राकृत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस वाले, माइनस वालों को प्राकृत नहीं कहते हैं, प्लस वाली संख्याओं को ही प्राकृत कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की पॉजिटिव संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, पॉजिटिव को ही प्राकृत कहा जाता है। 1 से लगाकर जितनी भी गिनती आप लिख सकते हो उन सभी को, पूरे पूरे को, पॉइंटों में नहीं है कि 2.5 को, 3.5 को, उसको नहीं, पूरा पूरा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और प्लस वाला पूर्णांक होना चाहिए। प्लस वाले सारे पूर्णांक संख्याओं को हम प्राकृत संख्या भी कॉल करते हैं। तो छोटी सी बात है। फिर उसके नीचे देख लीजिए, एक छोटा सा नियम लिखा हुआ है जो मैंने आपको भाजकता में भी थोड़ी सी बात करी थी उसकी। 4 लगातार प्राकृत संख्या, डायरेक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है, 4 लगातार प्राकृत संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रमागत हैं, इनका गुणनफल, इनको हम गुणा करें तो ये 6 चौका 24 से हमेशा पूर्णतया डिवाइड होगा। अब ये 4 कोई से भी प्राकृत संख्या हो सकती हैं, कोई सी भी प्लस की संख्या हो सकती हैं, लेकिन 4 क्रमागत प्राकृत संख्या हो वो हमेशा 24 से कटेंगी, ये निश्चित है। 3 प्राकृत संख्या गुणा होंगी तो वो 6 से कटेंगे। चलिए, तो प्राकृत संख्याओं को सिर्फ हमें पहचानना आना चाहिए। आज हम सिर्फ पहचान सीख रहे हैं कि प्राकृत संख्या एक्चुअल में होती क्या है। तो प्राकृत संख्या ऐसे नंबर को कहते हैं जो पॉजिटिव हो यानी प्लस वाली हो और पूर्णांक हो यानी पूरा पूरा हो। 1, 2, 3, 4 जो भी गिनती है, गिनने के काम आती हैं, गिनने के काम आने वाली संख्याओं को प्राकृत कहते हैं। ऐसे भी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, गिनने के कैसे, गिनने में काम आती हैं ये,
गिनने में कैसे? जीरो काम आता है क्या गिनने में? नहीं, जीरो कभी गिनते ही नहीं हो आप। कभी गिना है कि जीरो पेन है, जीरो लड़के हैं, जीरो लड़कियां हैं, ऐसे आपने गिना नहीं होगा। जो गिनती में काम नहीं आते वो प्राकृत नहीं है। ना माइनस में कभी गिना होगा कि माइनस का 1 रुपया आपने कभी गिना हो, या किसी से माइनस के 5 रुपए लिए या दिए हो। तो जो गिनने के काम नहीं आते हैं, वास्तविकता में काम नहीं आते हैं, वो प्राकृत नहीं कहलाते हैं। माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं, प्लस वाली संख्या भी पूर्णांक होती हैं, लेकिन प्लस वाली संख्याओं को जो पूरी पूरी होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या भी कॉल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की पॉजिटिव संख्याओं को, पॉजिटिव 0 से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्णांक तो है ही हैं। इसे पूर्णांक तो कहेंगे, पूरे पूरे हैं। ये पूर्णांक है क्या? हाँ पूर्णांक है। प्राकृत, प्राकृत यहां से लेकर यहां तक ये प्राकृत हैं। इन्हें आप प्राकृत भी कह सकते हैं। 0 को प्राकृत नहीं कह सकते, अगले वालों को कह सकते हैं। पॉजिटिव हैं इसलिए ये प्राकृत तो है। तो पूर्ण संख्या भी सारी प्राकृत संख्याओं का ही समुच्चय होता है। बस एक आदमी एक्स्ट्रा होता है, वो कौन होता है? जीरो। जीरो एक्स्ट्रा होता है इसमें, बाकी सदस्य वही होते हैं, एक सदस्य अलग है। प्राकृत के साथ में 0 और शामिल कर लें तो ये जो समूह बनेगा वो किसका बनेगा? पूर्ण संख्याओं का बनेगा। पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर नहीं, होल नंबर। होल नंबर। परिपूर्ण संख्या भी पढ़ाएंगे अभी कि परिपूर्ण क्या होती है, उसके भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन तो आगे कराऊंगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों को थोड़ा सा ध्यान से आपको मैं दिखा दूं। चलिए, मैंने कहा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एक तो ये बात, एक प्राकृत किसे कहते हैं, और एक होल नंबर यानी पूर्ण। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर पार्ट, पूर्णांक हिस्सा। तो पूर्णांक नंबर माइनस के जो नंबर होते हैं, -1, -2, -3, इस प्रकार के सभी पूर्णांक कहलाते हैं। और आप इस बात को भी ध्यान दें कि ये माइनस वाले जो नंबर होते हैं जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो घटते जाते हैं, वो छोटे होते जाते हैं। अभी लौटूंगा मैं उस बात पे भी। बाकी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये सभी पूर्णांक हैं। 0 भी एक पूर्णांक है। ये सारे पूर्णांक में आते हैं, प्लस के माइनस के सारे पूर्णांक में आते हैं। प्राकृत में क्या आते हैं? प्राकृत में केवल पॉजिटिव आते हैं। 1 से लगाकर जो गिनतियां होती हैं, गिनने के काम आती हैं, उसे प्राकृत कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर होते हैं, प्राकृत को ही होल नंबर कहते हैं, लेकिन 0 उनमें एक्स्ट्रा है। 0 को शामिल कर लें। प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 0 है। प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 1 है प्रथम प्राकृत संख्या। तो पहली प्राकृत संख्या 1 होती है, पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। पहली 5 पूर्ण संख्याओं को जोड़िए तो पहली 5 पूर्ण संख्या 0 होगी, फिर 1, 2, 3, 4 तक होंगी। मैं कहूं पहली 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, आगे बात करेंगे चैप्टरों में। पहली 5 प्राकृत संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 तक होंगी। लेकिन पूर्ण संख्या हो तो पहली संख्या 0 को गिनेंगे। पूर्ण में पहली संख्या 0 गिनी जाएगी और प्राकृत में पहली संख्या 1 गिनी जाएगी। समझ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली की। एक छोटी सी बात होती है, कभी कभार रेलवे वगैरह ने भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा, इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लें आप। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण। संपूर्ण कोण होता है, एक तो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। परफेक्ट एंगल, संपूर्ण कोण, कोण की बात करें तो 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। एनटीपीसी 2016-17 वाली एग्जाम में पूछा हुआ है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या क्या कहलाती है? ध्यान से सीखना। संपूर्ण संख्या बहुत कम काम में आती है, लेकिन कभी कभार इसका सवाल पूछा है। कोई ऐसा नंबर, जैसे ये 6 है, ये एक संपूर्ण संख्या है, और ये क्यों है? इसमें भाग जाने वाली संख्याओं का योगफल, गुणनखंड, मैंने गुणनखंड सिखाए कुछ दिनों पहले।
कि इसके गुणनखंड करना है, यानी 6 में किन किन का भाग जाता है। आप कहेंगे 1 का जाता है सर, 2 का पूरा भाग जाता है, 3 का जाता है और 6 का। जिस संख्या में उसके गुणनखंड, जो गुणनखंड है उसमें यदि स्वयं को छोड़ दिया जाए, बाकी गुणनखंडों का टोटल उसके खुद के बराबर हो जाए, वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। या यूं कह दें कि वह संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लगाने वाली सभी संख्याओं का योगफल, पूरा पूरा भाग लगाने वाली ये संख्या है, जैसे 6 में भाग लगाने वाली 1, 2, 3 और 6 थी, इन सभी का योगफल कितना हो रहा है 12, जो इस संख्या से डबल हो रहा है, या उस खुद को छोड़ दें तो उस संख्या के बराबर हो रहा है, कैसे भी बोल लें, वो संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आप सीधी से ध्यान रखें, 2 ही संपूर्ण संख्या या 3 तक याद रखें। ये 3 नंबर हैं 1000 तक संपूर्ण संख्या के, सिर्फ इन 3 नंबर्स को ध्यान रखें आप, बाकी किसी भी नंबर को आप ध्यान नहीं रखें कि संपूर्ण संख्या में ज्यादा कुछ आपको पता रखने की जरूरत है, क्योंकि संपूर्ण संख्या के 6 संपूर्ण संख्या होती है। एक 6 को ध्यान कर लें आप, और एक जो संपूर्ण संख्या होती है वो आपके होती है कौन सी 28 और 496। अब 28 संपूर्ण संख्या कैसे है, इसमें भाग जाने वाले सभी संख्याओं को खोजिए। 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, 8 का नहीं जाता, ना 9 का जाता है, 10 11 12 किसी का नहीं जाता, 14 का जाता है और फिर 28 का जाता है। और इसमें भाग जाने वाली सभी संख्याओं को यदि आप जोड़ें, इन सभी को यदि आप जोड़ें तो 4 3 7 7 2 14 14 2 28 28 2 56 भाग देने वाली सभी संख्याओं का टोटल यदि इससे डबल हो जाए या उसकी खुद संख्या को छोड़ दिया जाए, खुद संख्या को छोड़ दिया जाए, बाकी बचे हुए का टोटल 28 हो जाए, 28 के लिए खोजें और 28 ही हो जाए, तो उसे परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कॉल करा जाता है या परिपूर्ण संख्या कॉल किया जाता है। इसके कुछ आगे चल के हम उदाहरण वगैरह भी देखेंगे। चलिए कुछ छोटी मोटी जानकारी और दे देता हूं, फिर सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे और वहां पे क्वेश्चंस देखेंगे इनके, और भी चीजें हम छोटी सी बात कर लेते हैं कुछ 5-7 मिनट के लिए। जोड़ का तत्समक ध्यान दीजिएगा, केवीएस, डीएसएसबी और एसएससी ने एक आध बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। तत्समक कई बार तो कुछ बच्चे तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग्स में कहते थे सर हम तत्समक पहली बार ही सुन रहे हैं, जिंदगी में पहली बार ही तत्समक का नाम सुना है। तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन यानी जोड़ का तत्समक किसे कहते हैं, ध्यान देना। कोई ऐसा नंबर जो संक्रिया में साथ में लगकर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता हो। जैसे जोड़ का तत्समक क्या है, तत्समक एक ऐसा नंबर होता है, जोड़ का पूछा है, जैसे ये 5 है, 5 में क्या जोड़ा जाए कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, 5 का 5 ही रह जाए, तो आप कहेंगे 0। तो 0 हमेशा जोड़ का तत्समक होता है, 0 हमेशा जोड़ का तत्समक होता है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जोड़ का तत्समक किसे कहते हैं, तो तत्समक उसे कहते हैं जिसे उस संक्रिया में शामिल करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि जोड़ में उस संख्या को जोड़ा जाए यदि किसी भी संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 0 कोई प्रभाव नहीं पड़े। गुणा का तत्समक क्या हो गया, ये जोड़ का तत्समक हो गया। मैं कहूं कि गुणा का तत्समक किसे कहेंगे, तो गुणा का तत्समक किसे कहते हैं, तो गुणा का तत्समक यानी किसी संख्या से गुणा करें किसी संख्या को तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए गुणा का तत्समक होता है एक से किसी भी संख्या को गुणा कीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं आता, इसलिए उसे 1 होता है, वो गुणा का तत्समक कहलाता है, गुणा का तत्समक कहलाता है 1। तो आसान चीज है, तत्समक समझ गए होंगे। जोड़ का तत्समक होता है 0, यानी उस संक्रिया में उसका हिस्सा लेने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और गुणा का तत्समक पूछे तो गुणा में कोई ऐसी संख्या जो हिस्सा ले ले और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाले, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रतिलोम होता है, प्रतिपव्यव या प्रतिलोम, यानी कि उसको संक्रिया को 0 कर दे, तो यहां पर प्रतिलोम किसे कहते हैं। योग प्रतिलोम क्या होता है, योग का प्रतिलोम इनवर्स, योग का प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि आपके पास 2 है
तो इसका प्रतिलोम होता है -2, इन दोनों को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो प्रतिलोम उसका खुद का नेगेटिव नंबर। कोई 5 का प्रतिलोम पूछे, योज्य प्रतिलोम यानी कि जोड़ने वाला प्रतिलोम, जोड़ने पर तो जोड़ वाला होता है नेगेटिव उसका, तो ए का योज्य प्रतिलोम होता है -a। 5 का पूछे तो -5 होता है योज्य प्रतिलोम यानी कि योग का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतीप अवयव कहलाता है, वो माइनस में लिख देना। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे -5, -5 का क्या होगा +5 यानी कि उसे 0 बना दे वो। और गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, उस संख्या को अपोजिट लिख दें, यानी 5 को अपोजिट लिख के गुणा करेंगे जो 1 बना देता है वो होगा। तो छोटी सी बात है, गुणा का प्रतिलोम भी समझ गए होंगे, इसका भी समझ गए होंगे कि गुणा का प्रतिलोम होता है 5 है तो उसका अपोजिट 1/5। 3/2 का योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, तो गुणन प्रतिलोम 3/2 का 2/3 होगा, ऐसे कह सकते हैं। और योग प्रतिलोम होता है, माइनस में लिख दे, माइनस का है तो प्लस में लिख दे, प्लस का है तो माइनस में लिख दे। तो ये तत्समक और योज्य प्रतिलोम नोट से पढ़ लीजिएगा, वहां भी इनकी व्याख्या है। चलिए अब सवाल तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको लास्ट में संख्या रेखा पे जो पूर्णांक पूर्ण संख्या पढ़ी उनके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं। ये पॉजिटिव इंटीजर रहे उधर और इधर नेगेटिव होते हैं, ये संख्या रेखा का मसला होता है। अब ये हमेशा ध्यान रखें, कोई आपसे कहे कि 0 के बाद क्या आता है, तो 0 के बाद 1 आता है प्लस वाला, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद प्लस वाला 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये प्लस की बात हो रही है। लेकिन माइनस में कहे कि -5 के बाद कौन आएगा, तो -5 के बाद में आता है -4, और -4 होता है वो 5 से बड़ा होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये 0 से सारे छोटे हैं, लेकिन इधर जाएंगे तो ये बढ़ रहे हैं, बड़े नंबर हो रहे हैं उस साइड में, आरोही क्रम है उस साइड में। 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, ये पूर्णांकों की कहानी है। और -2 से बड़ा -1 होता है, -1 से बड़ा 0 होता है, इसे आप ध्यान रखें। कोई आपसे पूछे कि -5 बड़ा है कि -100 बड़ा है, तो आप हमेशा कहेंगे कि -5 ही बड़ा है। 100 है वो माइनस का है तो वो छोटा है। माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं जितनी वो बड़ी दिखेंगी, और प्लस की संख्या जितनी बड़ी दिखेंगी वो बड़ी ही होती हैं। यदि ये प्लस की होती 5 और 100 ऐसे होता तो 100 ही बड़ा होता, प्लस वाले में तो 100 ही बड़ा होता, लेकिन माइनस में -5 बड़ा होगा। इसको ध्यान रखें इस बात को, इधर छोटे नंबर हैं इधर बड़े हैं, यानी 3 बड़ा होता है -4 से, -3 बड़ा होता है। कोई आपसे ये कहे -1 और +1, -1 और +1 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, आपसे कोई ये पूछे कि -1 से +1 के बीच कितने पूर्णांक हैं, बीच कितने पूर्णांक हैं, कितने पूर्णांक हैं, ये आपसे पूछा जाए कितने पूर्णांक हैं। ऐसे कितने पूर्णांक हैं, तो -1 और +1 के बीच में कौन है, केवल 0 है, एक पूर्णांक है वो है 0। उत्तर होगा कितने पूर्णांक हैं, तो एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक का नाम क्या है, 0 है। ये तो गिनती बताई है कि एक पूर्णांक है उसके बीच में। यहां ऐसा होता -5 से +1 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो -5 यहां बीच कह रहा है तो 5 को नहीं गिनना है, बीच बीच वालों को गिनना है। +1 तक तो इनसे पहले 1 ये है, 2 3 4 5 हैं। -5 से +1 के बीच में 5 पूर्णांक हैं। तो कोई भी कहीं भी रेंज में पूछ सकता है कि इनके बीच में पूर्णांक क्या है, कई बार बड़े छोटे पूछ लेता है इनमें। तो अब हम इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे, वो पार्ट 2 में करेंगे। तो आप पार्ट 2 में कंटिन्यू बने रहें, लगातार उस पार्ट 2 को भी देखते रहें और अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। आज ही दोनों पार्टों को एक साथ देखें और आज ही उसकी प्रैक्टिस लगाएं। सोने से पहले तक उनकी प्रैक्टिस पीडीएफ से लगाएं, उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें जिससे कि हम आगे के टॉपिक्स को बेहतरी से पढ़ पाएं। तो लगातार बने रहिए। पार्ट 2 में मिलता हूं मैं अभी कुछ समय के बाद। धन्यवाद।
तो संख्याओं को जाना हमने पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, अवास्तविक, तत्समक, योज्य, प्रतिलोम, इस प्रकार की कुछ चीजें सीखी, उनसे प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ पार्ट 2 में मैं हाजिर हूं और आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ध्यान बनाए रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसे कलेक्ट करके लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य क्या है? शून्य संख्या क्या प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्याओं को कहते हैं। शून्य ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। क्या ये पूर्णांक है क्या? बिल्कुल ये पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या शून्य एक पूर्णांक होता है। सभी प्लस वाले, माइनस वाले, शून्य सभी को पूर्णांक कहते हैं जो पूरे पूरे होते हैं। 2 3 4 5 ये प्लस माइनस सभी को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जीरो मैंने नोट भी लिखाया था वहां, याद कीजिए, हमने पढ़ा तब मैंने कहा था कि जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। तो ना ये ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। तो जीरो को एक पूर्णांक कहेंगे आप। जीरो एक पूर्ण संख्या भी है। जीरो को आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण में भी शामिल है, पूर्णांक में भी शामिल है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की और। बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे 20 IMP क्वेश्चन। देखिए ग्रुप डी 2014 और 18 दोनों में आया हुआ है। मैंने पार्ट फर्स्ट में लास्ट में आपको सिखाया था कि जो माइनस की संख्या होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। आपसे कोई कहे ये देखो प्लस का 4 है वो छोटा है, इसका मतलब है छोटा है का चिन्ह है। ये जिधर मुंह फाड़ता है उधर बड़ी संख्या होती है और जिधर इसकी ये चोंच होती है उधर छोटी संख्या होती है। तो क्या ये सही है क्या? तो ये गलत है। 4 बड़ा होता है -5 से, तो ये चीज तो गलत है। सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और 4 बड़ा है -5 से, क्या ये सही है क्या? ये कह सकते हैं। प्लस का 4 होता है वो -5 से बड़ा होता है। प्लस का 4 -5 से बड़ा होता है। ये निश्चित तौर से सही था। ये क्यों गलत थे वो देख लीजिए। माइनस का 4 बड़ा है -5 से। माइनस का 4 बड़ा है माइनस, ये तो ऑप्शन में मिस्टेक है, सॉरी, यहां पे कहीं ना कहीं टाइपिंग में ऑप्शन मिस्टेक कर दी गई है। कौन सा कथन गलत है? सॉरी, गलत कौन सा है? सही है? गलत कौन सा है ये पूछा गया है। गलत कथन कौन सा है इनमें से? बाकी 3 सही हैं, एक गलत कथन है, वो कौन सा है? क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। माइनस का 4 होता है वो बड़ा होता है -5 से। माइनस का 4 बड़ा होता है, निश्चित सही है। माइनस का 4 बड़ा होता है और -5 छोटा होता है। पहला सही है। प्रश्न कह रहा था कौन सा गलत है। गलत को छांटना था, ध्यान से पढ़िए, गलत को छांटना था। -4 छोटा होता है 5 से। -4 क्या छोटा होता है प्लस के 5 से? बिल्कुल ये छोटा होता है। माइनस की सारी संख्या 0 से भी छोटी होती हैं, तो प्लस से सारी ये छोटी होती हैं, ये बात भी सही है। दूसरी भी 4 छोटा होता है -5 से, ये बात सही है क्या? प्लस का 4 कभी छोटा हो सकता है क्या? ये गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होता? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। गलत चीज को चूज करने के लिए कह रहा था, गलत को चुनना था। सीख पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। रीट 2015 में पूछा हुआ है, रीट के पेपर में पूछा हुआ है। छोटी सी बात है, कौन सा सही है? सही को पहचानना है। ध्यान से देखिए कौन सा सही है। ये कह रहा है क्या माइनस का 16 बड़ा होता है क्या -15 से? नहीं, मैंने कहा था -15 से छोटा होता है -16, तो ये छोटा होता है। -16 तो छोटा होता है और बड़ा। माइनस की संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। माइनस का चिन्ह यदि लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह लगा था तो आप ये कह सकते हैं कि -15 ये बड़ा होता है और ये छोटा। तो पहला तो गलत है, सही पूछ रहा है। -16 छोटा होता है -20 से, तो ये छोटा होगा। 20 छोटा होता है, ये बड़ा, तो ये भी गलत है। 16 ही बड़ा होता है। -16 बड़ा होता है +1 से। प्लस वाली संख्या तो बड़ी होती है, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो ये भी गलत है। -16 छोटा है -3 से। बिल्कुल, -3 बड़ा होता है और -16 छोटा होता है। तो
तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो इस बात को गौर से सुन ले, मैंने संख्या रेखा बना के भी दिखाया था कि माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ता हुआ क्रम है। उधर जो नंबर मिलेंगे वो बड़े मिलेंगे, इधर वाले छोटे। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस का 16 होगा वो छोटा मिलेगा, इधर मिलेगा माइनस का 16, और 3 होगा वो यहाँ, तो ये बड़े की तरफ मिलेगा। तो माइनस का 3 बड़ा है माइनस के 16 से। ये बात निश्चित तौर से सही थी, डी ऑप्शन आप चूज करते। चलिए फटाक से कर लेते हैं आज के 20 क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, थोड़ा ही समय लगेगा उसे करने में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? पूर्ववर्ती किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं 5 का पूर्ववर्ती, तो 5 का पूर्ववर्ती होता है 5 - 1 4। 5 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होता है 4, और परवर्ती, परवर्ती यानी अगला पूर्णांक 6। 5 का परवर्ती 6 होता है और पूर्ववर्ती 4 होता है। तो इससे आप लैंग्वेज को आसानी से समझ पाएंगे। पहले को समझिए, पहला क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिए। ये पहले वाला नंबर आपको क्या कहना चाहता है? फर्स्ट 1000 की पूर्ववर्ती, ध्यान दीजिए 1000 का पूर्ववर्ती होता है इससे एक कम, यानी कि 999 का पूर्ववर्ती, उसका भी पूर्ववर्ती 999 का पूर्ववर्ती 998 होता है। प्रश्न कह रहा है कि उसका पूर्ववर्ती 999 है क्या? क्या ये सही है क्या? ये तो गलत है, पहला तो गलत है। उसका पूर्ववर्ती तो 998 होता है, प्रश्न कह रहा है 999 होना चाहिए। बी देखिए 1000 के पूर्ववर्ती, दूसरा बी ऑप्शन है 1000 का पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती एक कम हो जाएगा 999 का परवर्ती, तो इसका परवर्ती 999 का अगला क्या हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। क्या 1001 होगा क्या? नहीं, ये बी ऑप्शन भी गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 होता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। ये वाला ही है जो बी और सी है वो एक सही बात है, तो उसका 1000 ही होना चाहिए। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है? 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती होगा 1001, इसके परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती का पूर्ववर्ती स्वयं 1000 ही होगा, तो 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 ही होगा। ये डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं। सी टेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। -5, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन। -5 के बाद में आने वाला अंक क्या है? मैंने ये आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि -5 के बाद में पूछे तो माइनस की संख्या 4 आएगी, कभी भी 6 नहीं बता दें। तो -5 के बाद में माइनस का 4 आता है। -5 के बाद में -5 से बड़ा नंबर होता है -4, -5 से बड़ा होता है -4, -5 के बाद भी -4 ही आएगा। कोई कहे इसके बाद में तो -3 आएगा, -3 के बाद में 2 आएगा माइनस का, फिर -1 के बाद में 0 के बाद में प्लस का 1, प्लस के 1 के बाद 2, प्लस के 2 के बाद 3, वो तो सिलसिला चलता ही रहता है। चलिए छठा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसे रेलवे बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 में। एक सीटेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लीजिए ध्यान से। -100 और +100 के बीच में देखिए -100 रहा होगा, यहां से आगे बीच में है तो इसे काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करेंगे। बीच में है तो -99, -98 ये सभी रहे होंगे -1 तक, फिर 0 रहा होगा, फिर 1 2 प्लस का ये रहा होगा, और प्लस के 100 तक ये चीजें हैं। इनके बीच वाले नंबर्स को गिनना है, ये कितने पूर्णांक आते हैं इनके बीच में। तो आप कहेंगे 0 से आगे गिने तो 1 से लगाकर 99 तक, तो ये हो गए 99 इधर हो गए हैं, और 99 तक ही यहां हो गया है, क्योंकि 100 को तो बीच में बोला है तो इन दोनों को शामिल नहीं करना है, ना इस 100 को शामिल करना है ना इस 100 को। बीच में बोले तो शुरू और लास्ट वाले को शामिल नहीं करना है। तो देखिए बीच में 0 है,
इधर माइनस वाले 99 पूर्णांक हैं, उधर प्लस वाले 99 पूर्णांक हैं। तो 99 पूर्णांक माइनस वाले, 99 पूर्णांक प्लस वाले गिनने हैं इनको, और एक जीरो वाला, तो टोटल 199 व्यक्ति हो जाएंगे। 199 इनको गिनना है कि 1 2 3 4 ऐसे कितने, तो 99 ये हो गए हैं। जीरो को गिनेंगे 100 हो जाएगा, और 99 आगे 199। पेन की जरूरत थी नहीं, समझ आपको थोड़ी सी होनी ही चाहिए थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, आसान सी चीजें हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, क्योंकि ध्यान जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। छोटी सी बात थी ये, लेकिन कई बार समझ में ही नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। अगर x, ये जो चिन्ह है x प्लस वाला ये सर्किल चिन्ह है y, तो इसका मतलब है x से बड़े तथा y से छोटे पूर्णांकों को व्यक्त करता है। x से बड़े और y से छोटे पूर्णांकों को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस पाई से बड़े तथा -2 से छोटे पूर्णांक ढूंढने हैं। इस नीचे वाली का मतलब ये हुआ, प्रश्न ये चाहता है इस सर्किल, जो सर्किल लग के प्लस है, इसका मतलब है पहले वाले नंबर से बड़े और उस दूसरे वाले नंबर से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उनकी संख्या को व्यक्त करता है कि कितने हैं। तो अब आप मुझे बताइए, माइनस का पाई होता है, उसका लगभग मान होता है 3.14। पूर्णांक में चाहिए तो पॉइंट नहीं चाहिए, तो इससे तो बड़े होने चाहिए, और √2 से छोटे होने चाहिए। √2 का लगभग मान होता है 1.41, लगभग 1.41 होता है। ये इनके लगभग मान है। अब मुझे बताइए, माइनस के 3.14 से बड़े, यानी इसको काउंट नहीं करना है, और 1.41 से छोटे, इनके बीच में पड़ने वाले पूर्णांकों को देख लें। तो इससे जो बड़ा पूर्णांक पड़ेगा वो माइनस का 2 पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये पूर्णांक माइनस का 2 पड़ेगा कि 3 पड़ेगा, कि ये ध्यान से देख लीजिएगा। माइनस का 1, 0 और इधर 1, ये तो आपको दिख ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि 3.14 है सर, क्या 3 भी पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये 3 से छोटा पूर्णांक है, माइनस में है, तो यहां 3 भी पड़ेगा माइनस वाला। तो 1 2 3 4 5, ये ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आएगा। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, यानी सीधी सी बात है, ये जो प्रश्न कह रहा है x, ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है y, तो इसका मतलब है x से बड़े और y से छोटे पूर्णांक। तो इसका मतलब हो गया -पाई से बड़े और √2 से छोटे पूर्णांक गिनने। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे गिनने हैं, पॉइंटों वाले नहीं। तो अब आपने देखा कि -पाई का मतलब होता है 22/7 से भी लें तो 3.14 समथिंग होता है, लगभग से ही पता चल जाएगा, क्योंकि पूर्णांक काउंट करने हैं। तो माइनस का 3.14 है। तो आप मुझे बताइए, एक पूर्णांक होता है 314 होता है माइनस का, तो माइनस का 3.14 इसके पीछे पड़ेगा, यानी 3.14 इसके पीछे पड़ेगा। तो एक तो माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा पूर्णांक, फिर माइनस का 1 0 आएगा, एक 1 आएगा, और 1.14 तो उससे आगे पड़ता है। तो इसके बीच बीच में कितने पूर्णांक पड़े? 3 और 2 5 पूर्णांक पड़े। तो ये पूर्णांकों का एक छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं। आसान सी बात है। 8वां क्वेश्चन तो आप में से कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे के द्वारा। +1 में से -1 घटाना है, -1 को घटाना है, +1 में से -1 को घटाना है। ये माइनस का चिन्ह घटाने के हिसाब से लेना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो ये प्लस का 1 है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाने हैं, और उत्तर आएगा 2, प्लस का 2 उत्तर आएगा। ये ध्यान दें, प्लस के 1 में से -1 घटाएं, प्लस के 1 में से घटाना है माइनस का 1, तो इसे यदि आप घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा होगा चिन्ह यहां पर, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आपको कि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। तो इसे ध्यान देने की बात है। यदि ये जोड़ा जाता तो 0 हो जाता, यदि +1 में
-1 जोड़ा जाता तो ये 0 हो जाता, लेकिन घटाया गया तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया और प्लस का 1 और प्लस का 1 मिलकर कितना बना, प्लस का 2 बना। ए ऑप्शन राइट आंसर होता। चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर, फिर से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो इस कथन के लिए सत्य हैं। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, यानी कि छोटा है और लगभग बराबर है, छोटा या लगभग बराबर है। तो मुझे ये बताइए, एक ही जगह पर मैं यदि 1 रख दूं, एक ही जगह 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर छोटा और लगभग बराबर होना चाहिए 2 गुणा 1 के। क्या ऐसा सही है क्या? तो आप कहेंगे सर 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और 2 गुणा 1 2 बनेगा। बिल्कुल ये छोटा है 2 से, तो एक पूर्णांक तो हो गया है 1 तो 1 है, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे कितने पूर्णांक होंगे? अब 2 को पुट करके देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। क्या ये छोटा होगा 2 गुणा 2 के? तो आप कहेंगे 4 छोटा या लगभग बराबर है 4 के, ये भी सही है। तो 1 2 हो गया, 2 पूर्णांक हो गए हैं। प्रश्न पूछ रहा था ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो इसे सत्य करार देंगे, तो 1 भी सत्य के और है, 2 भी लगाते हैं तो बिल्कुल ये कंडीशन सत्य होती है। क्या 3 लगाने से सत्य होगी क्या? तो 3 का स्क्वायर छोटा होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए 2 गुणा 3 के। एक ही जगह भी 3 पुट करिए, यहां एक ही जगह 3, तो 3 3 9। क्या छोटा या बराबर हो सकता है 6 के? तो ये बात तो गलत है। तो कितने पूर्णांक हैं ऐसे? 2 पूर्णांक संभव हैं, 1 और 2, जो इस कंडीशन को सत्य साबित करते हैं। केवल 2 पूर्णांक, ए स्क्वायर छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 2a के। तो 1 1 रख के देखो, 1 रख के देखा तो ये बात सत्य हो जाती है। 2 रखने पर भी ये सत्य रहती है, लेकिन 3 रखने पे ये असत्य हो जाती है। तो अब जितने भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे उन सभी के लिए असत्य ही होगी। तो 2 ही पूर्णांकों के लिए ये सत्य थी। चलिए ध्यान से देखिए 10वां, ये मैं गुणा में भी करवा चुका हूं, अभी पूर्णांकों का ज्ञान आपको हुआ है। नेगेटिव पूर्णांकों को गुणा किया जाए, -5 को -20 से गुणा करें या -199 से गुणा करें तो क्या बनने वाला है? तो आप कहेंगे सर इनको गुणा करें तो माइनस माइनस से गुणा होके प्लस बनाता है, फिर प्लस माइनस से गुणा होके फाइनली उत्तर माइनस में आएगा, फाइनली जवाब माइनस में आएगा। ना तो ए आना ना डी आना, माइनस वाला जवाब आना है। तो अब इसे गुणा कीजिए, 20 पंजे 100 और 199 के 2 जीरो लग जाएंगी 100 की, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन नेगेटिव 19,900 उत्तर आ जाएगा। गुणा तो जैसे 199, 20 और 5 को जैसे गुणा करते हो वैसे गुणा कर ही दीजिएगा। 20 को 5 से गुणा करेंगे 100 बनेगा और 100 को 199 से गुणा करेंगे तो 199 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी। चिन्ह कौन सा आएगा? तो माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं एक बार तो वो प्लस हो जाती है, फिर प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो फिर माइनस हो जाती है, माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं प्लस होती है। मान लो 10 बार माइनस 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 गुणा होगा तो वो हमेशा प्लस बनेगा, 11 बार माइनस माइनस गुणा होगा तो वो माइनस बनेगा, मान लो 20 बार माइनस माइनस गुणा होगा तो फिर वो प्लस बन जाएगा, लेकिन 19 बार माइनस माइनस गुणा होगा तो वो माइनस ही बनेगा। चलिए कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखिए 199 ऋणात्मक संख्याएं हैं, 199 बार माइनस गुणा है, ऐसे 199 बार गुणा होगा तो आप कहेंगे सर 2 को मिलाने से प्लस बन जाएगा, तो 199 में 198 तक तो प्लस बन जाएगा, लेकिन 199 विषम संख्या बार गुणा करोगे तो 199 बार गुणा करने से हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव। 199 बार माइनस को गुणा करने पर, माइनस को गुणा करने पर हमेशा क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यदि 200 बार गुणा करें तो प्लस बनेगा, 201 बार गुणा करें तो माइनस बनेगा, 202 बार गुणा करें तो प्लस बनेगा। यानी सम संख्या बार गुणा करें तो प्लस बनेगा, विषम संख्या बार गुणा करें तो माइनस बनेगा। 10 धनात्मक पूर्णांक एक साथ गुणा किए जाएं तो माइनस वालों को फिर पॉजिटिव से गुणा किया जाए, 10 हैं तो 10 से पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा?
ऋणात्मक बनेगा उस गुणनफल का मान, उस गुणनफल का मान ऋणात्मक बनेगा। ग्रुप डी 2014 में रेलवे के द्वारा पूछा हुआ है, देख लीजिए, छोटी मोटी जानकारी होनी आवश्यक है। यह भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, वैसा ही ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, आप थोड़ा सा ध्यान आप बेटर तरीके से कर पाएं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है, एक संख्या 0 से कम है, 0 से कम का मतलब समझते हैं, वो माइनस की संख्या है, 0 से कम सारी माइनस की संख्या होती हैं, तो एक संख्या है वो नेगेटिव संख्या है, दूसरी संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है मतलब वो प्लस की संख्या है, तो दूसरी संख्या प्लस की है। यदि इन दोनों को आप गुणा कर दें तो हमेशा संख्या किसकी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव संख्या सारी 0 से छोटी होती हैं। माइनस की संख्या है, एक तो माइनस की संख्या है, एक प्लस की है, मतलब प्लस 1 से ज्यादा है तो प्लस की है, तो माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस का आता है, तो वह क्या होगा, क्या ये 1 से कम होगा, ये 0 से कम होगा, तो 0 से कम होगा। 0 से अधिक और 1 से कम संख्याओं के मान पर निर्भर करता है, नहीं, बिल्कुल ये निर्भर हो गया है कि यह 0 से हमेशा कम आएगा, 0 से हमेशा कम आएगा। 1 से कम जरूरी नहीं है कि 1 से थोड़ा कम हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव कभी नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो सर 1 से भी कम हो सकता है, तो 1 से कम थोड़ा ही कम हुआ तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। यानी 0 से आप कितना भी देखिए, कोई सा भी नंबर कम करके देखिए, हमेशा माइनस में मिलेगा। तो माइनस वाली चीजें समझ पाए होंगे। चलिए फिर से देखिए क्या कह रहा है, ये तो एक छोटी सी बात है, ग्रुप डी पटना 2014 में आपसे पूछा हुआ है। एक धनात्मक संख्या को यदि 1000 में जोड़ा जाए, 1000 में किसी संख्या को जोड़ा जाए, पता नहीं क्या संख्या है, जो योग आए वह 1000 को इस धनात्मक संख्या से गुणा करने से, जो योग आए 1000 से इस धनात्मक संख्या को, उस x को ही 1000 से गुणा कीजिए, जो योग आए वो 1000 को उस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या से अधिक होगा, प्राप्त हुई संख्या से अधिक होगा, ये अधिक होना चाहिए। जो योग आए वो ज्यादा होना चाहिए, योग है वो ज्यादा होना चाहिए, इधर ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा बनना चाहिए हमेशा। तो ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करने से और जोड़ने से बनेगा, तो आप 1 को लगा के देखिए, जैसे 1 लगाते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो ये हमेशा 1001 बनेगा और वो बड़ा होगा 1000 को 1 से गुणा करने से उससे हमेशा बड़ा होगा। तो वो धनात्मक संख्या कितनी है, तो वो धनात्मक संख्या 1 है। 1 लेने पर, जैसे 3 को लेते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 3 क्यों नहीं लिया, 1000 प्लस 3 करते तो 1003 बनता, 1000 प्लस 3 करते तो वो 1003 बनता, और यहां 3 से गुणा करते तो ये 3000 होता, तो 3000 से ये कैसे बड़ा हो सकता था, ये योग बड़ा नहीं हो सकता था। एक ही कंडीशन में योग बड़ा हो सकता है उस गुणनफल से, यानी कि उसी संख्या से गुणा करें, वो ही संख्या जोड़ें, तो वो बड़ा हो नहीं सकता, सिर्फ 1 के लिए हो सकता है ऐसा। तो ये 1 ही विशेष पूर्णांक है, इसलिए ऐसी बात करी गई है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटनी है। कौन सी एक अपरिमेय है, अपरिमेय बताया था जिसको p बटा q में नहीं लिखा जा सके। कौन कौन सी संख्या होती है p बटा q वाली, तो परिमेय होती हैं, और जो नहीं लिखी जा सके वो अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, जैसे √2 ये अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें तो भी अपरिमेय है। तो देखिए इसमें अपरिमेय कौन सी है, ये p बटा q है, क्लियर है, काटने की जरूरत नहीं है, ये परिमेय है। ये 12 का रूट होता है, पूरा पूरा रूट निकलता है, ये 12 बटा 1, ये भी परिमेय है। डी ऑप्शन भी परिमेय है, सी ऑप्शन भी परिमेय है। 28 बटा 8 p बटा q है, वो तो परिमेय है ही, जैसे c और b तो डायरेक्ट ही परिमेय थे, लेकिन ए ऑप्शन परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो आप ए उत्तर राइट आंसर बताएंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। √2 ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनका दशमलव नहीं हट सकता, पता नहीं चले दशमलव के बाद क्या है, या जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
चलिए 15वां देखिए, यहां एक काल्पनिक संख्या पूछी है। काल्पनिक संख्या होती है रूट के अंदर नेगेटिव संख्या, जो आयोटा नंबर होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। √1, √2, माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस की संख्या हो वो काल्पनिक होती हैं। तो ये काल्पनिक संख्या है। इसमें काल्पनिक संख्या होती है रूट के अंदर माइनस होता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये वास्तविक संख्या है। बाकी वास्तविक संख्या कहलाती है रियल नंबर हैं ये सारे। परिमेय अपरिमेय से मतलब नहीं है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हुई है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के दो रूप हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या तो एक अलग ही कैटेगरी है, बहुत कम काम में आती है। जो माइनस की संख्याएं होती हैं रूट में, जिनका पूरा रूट नहीं निकल पाता, उसे आप परिमेय कहते हैं, वो काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या वाला विकल्प चुने। परिमेय कौन सा है? तो आप कह दीजिए 22/7 परिमेय होता है। ये पाई होती है वो अपरिमेय होती है। कहीं पे ई लिखा हुआ आ जाए वो भी अपरिमेय होता है। यहां देखिए दशमलव का आता पता नहीं है कि दशमलव के बाद एक्चुअल में चल क्या रहा है, वो डंडा नहीं कह सकते, क्या रिपीट है पता नहीं चल रहा। जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता वो तो अपरिमेय होती हैं। तो पहली अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है और डी भी अपरिमेय है। आप कहेंगे परिमेय नंबर है 22/7। यहां देखिए परिमेय विकल्प को पहचाने। परिमेय कौन सा बनेगा? मैंने कहा था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय प्लस परिमेय हमेशा अपरिमेय कहलाती है। ये अपरिमेय है। पहला ऑप्शन परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय जुड़ रही है तो अपरिमेय ही कहलाएगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय घट रही है तो भी अपरिमेय ही कहलाएगी। परिमेय संख्या से अपरिमेय गुणा हो रही है, क्योंकि 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो ये विकल्प अपरिमेय ही कहलाएगा। लेकिन ये अपरिमेय गुणा अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा। √12 √3 से गुणा होके √36 बनाता है, जिसे आप 6 कहेंगे, और 6 कहेंगे तो 6 परिमेय होता है। तो डी ऑप्शन यहां परिमेय था, ये ध्यान देके आप देखें। तो परिमेय विकल्प हमेशा ऐसे ध्यान रखें, एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो तो हमेशा जोड़ बाकी गुणा भाग से अपरिमेय ही बनेगी। लेकिन परिमेय अपरिमेय को गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय नहीं बनेगी। देख लें कि ये गुणा होकर कोई ऐसा नंबर तो नहीं बना रही है जो पूरा पूरा रूट निकलता है। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिपूर्ण संख्या है? परफेक्ट नंबर केवीएस एलडीसी में पूछा गया था। परफेक्ट नंबर मैंने बताया था कि एक ऐसा नंबर, 1000 तक 3 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, 6, 28 और 496। ये 3 ही नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा 1000 तक बहुत कम संख्याएं परफेक्ट नंबर होती हैं, बहुत कम पूछा गया है परीक्षाओं में, फिर भी एक आध पूछा गया है। परफेक्ट नंबर कई बार पूर्ण संख्या भी कह देता है, परिपूर्ण ना कह के पूर्ण भी कर देता है इसको। तो इंग्लिश वर्जन भी देखें उसका। परफेक्ट नंबर एक होल नंबर होता है, पूर्ण। तो ये 3 ही संख्या होती हैं परिपूर्ण। मैंने बताया था ऐसी संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। इनमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, जैसे 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6, इन सभी का योगफल करें, वो योगफल इस 6 का डबल होगा। 28 में भाग जाने वाली संख्या 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये 28 से डबल हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या जिनमें भाग जाने वाले सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो उस मूल संख्या का डबल होता हो योग, या उस मूल संख्या को छोड़ दिया जाए तो उस मूल संख्या के बराबर होता है। 6 को छोड़ दें तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बराबर होता है। यहाँ 28 को छोड़ दें तो 14 और 7 21 और 4 25 और 3 28, 28 के बराबर। स्वयं को छोड़ दें तो भाग जाने वाली बच गई जो नंबर हैं उन सभी का योगफल उस संख्या के बराबर होता है, उनको परिपूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए 19वां देखिए, इनमें परिपूर्ण संख्या कौन सी है? डायरेक्ट ही याद रख लें, परिपूर्ण संख्या 6 है, 28 है और 496 है। ये 3 नंबर ध्यान रखें, ये 3 ही ऑप्शन में होंगे, बाकी चीजें परफेक्ट नंबर्स में आपको कभी भी फाइंड नहीं करवाएगा। 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, वो देख लीजिए क्या था। क्वेश्चन था कि 25 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योग का प्रतिलोम। मैंने कहा था प्लस की संख्या हो तो योज्य प्रतिलोम होता है माइनस का, उसे 0 बनाने वाला। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का
25 और गुणन प्रतिलोम होता है उसका अपोजिट 1/25, यानी उसे 25 उस खुद संख्या से गुणा करके 1 बना दे वो तो योज्य गुणन प्रतिलोम होता है, और 0 बना दे वो योग प्रतिलोम होता है। तो डी ऑप्शन मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सिखाया था कि प्रतिलोम क्या होते हैं, तत्समक क्या होते हैं। तो -25 योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस वाला। 5 का योज्य प्रतिलोम -5, 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 10 का योज्य प्रतिलोम -10, और गुणन प्रतिलोम होता है उसे बटे में लिख दीजिए, बटे में है तो ऊपर लिख दीजिए। तो ये थे आपके बेहतरीन 20 IMP क्वेश्चंस। संख्याओं को जानने का सिलसिला हमने चालू कर दिया है। ध्यान से चीजों को देखते रहें, रोजाना प्रैक्टिस करते रहें, पूरे विश्वास के साथ मैथ सीख के रहेंगे हम और नौकरी लग के रहेंगे। रोजाना कॉपी पे लिखें, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, कभी भी ऐसे नहीं सुने कि कैसे आएगी क्या होगी, क्योंकि आप वो बनने वाले हैं जो आप सोचते हैं। और आप सोचिए, बिल्कुल अच्छा सोचिए कि हम मैथ्स में बहुत होशियार होने वाले हैं। मैथ्स को छुट्टियों में हल करेंगे, मैथ्स को हम सीखेंगे, मैथ्स में हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। रोजाना अपने आप से वादा करें कि हम मैथ्स को सीखने में पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं सर, और अच्छी मैथ सीखेंगे हम और नौकरी लग के रहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में और अगला एक नया चैप्टर लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।